ट्रेजेडी किंग तो किसी ने अभिनय सम्राट कहा, बहुतों ने अदाकारी का इंस्टीट्यूशन बताया। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की बात करें तो उन्होंने एक युग से पर्दा गिरने की बात कही और कहा कि ये पर्दा कभी नहीं उठेगा। आदाब, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम बात कर रहे हैं पेशावर में जन्मे अभिनेता दिलीप कुमार की। 11 दिसंबर को उनका जन्मदिन है। देश भर में ये जन्मदिन मनाया जाएगा, लोग उनको याद करेंगे। रुहेलखंड से दिलीप कुमार का करीबी नाता था, चाहे वो रामपुर स्टेट में नूर महल आते हों या पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी से उनके दोस्ताना ताल्लुकात हों। अगर हम प्रोफेसर वसीम बरेलवी के लफ्ज़ों में दिलीप कुमार को जानें तो कई अहम चीज़ें सामने आती हैं। प्रोफेसर साहब बताते हैं कि एक बार मुंबई में मुशायरा हुआ। इस मुशायरे में दिलीप कुमार बतौर चीफ गेस्ट तशरीफ़ लाए थे। जब वो शायरों से मंच पर मुलाकात कर रहे थे तब पूरा पंडाल दिलीप कुमार जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था। दिलीप कुमार की नज़र जब फिराक गोरखपुर पर पड़ी, फिराक गोरखपुरी मशहूर शायर रहे हैं, वो सबको छोड़ने के बाद दिलीप कुमार फिराक गोरखपुरी के पास पहुंच गए और उनसे अर्ज़ किया कि आदाब बजा लाता हूं। फिराक गोरखपुरी ने उनकी तरफ देखा और एक ही झटके में ये कह दिया कि कौन है भाई। जाहिर सी बात थी कि जो दिलीप कुमार उस वक्त के मशहूर सुपरस्टार थे और पूरा पंडाल उनके नारों से गूंज रहा था। फिराक गोरखपुरी से ये बात सुनकर कोई भी उन जैसी शख्सियत गुस्सा हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब दिलीप कुमार बोलने के लिए खड़े हुए तो माइक पर उन्होंने 7 मिनट तक फिराक गोरखपुरी की तारीफ़ की। प्रोफेसर वसीम बरेलवी कहते हैं कि ये उनकी शख्सियत का सबसे बड़ा नमूना था कि वो कितने बड़े इंसान थे। दिलीप कुमार अक्सर नूर महल आया करते थे, जहां उनकी यादें आज भी सजो कर रखी गई हैं। वो हारमोनियम अब भी वहां मौजूद है जिसे दिलीप कुमार ही बजाया करते थे। और हम अगर पूर्व सांसद मिक्की मियाँ की बात करें जो बेगम नूर बानो के शौहर थे, तो उनका ये हुक्म था नूर महल में कि ये हारमोनियम तभी बाहर निकलेगा जब दिलीप कुमार आएंगे। दिलीप कुमार इस हारमोनियम को बजाने के बाद गज़लें गाया करते थे और उनकी आवाज़ कितनी सुरीली थी ये आप बेगम नूर बानो के ही अल्फाज में सुनिए। दिलीप कुमार की कौन सी बात ज्यादा अच्छी लगती थी आपको? हर जबान में करते, अंग्रेजी भी बोल सकते थे, हिंदी भी बोल सकते थे, उर्दू भी बोलते थे, लिंग्विस्ट भी थे। और इनका सबसे अच्छा ये था कि ये पढ़े लिखे थे और ये पढ़ने में और बातचीत करने में आप किसी सब्जेक्ट पे बात कर सकते थे उनसे। और बाकी अगर आप उनसे बात करते किसी भी चीज़ पे, किसी टॉपिक पर भी, तो वो बहुत अच्छी तरह से आपको बताते, समझाते। और वो रहीन आदमी थे, इतने मिलनसार थे, इतने इंसानियत इनमें बहुत थी। ये इनमें ये नहीं गुरूर किसी तरह का नहीं था। सबसे अच्छी बात ये थी कि इनमें गुरूर था ही नहीं। तो उस आदमी को ऐसा लगता कि ये बहुत सालों से उन्हें जानता है। उनसे बात करने का तरीका, उससे उनका अपनायत का बात करने का तरीका ऐसा होता था, उसे लगता ही नहीं था कि इतना बड़ा एक आदमी है, इतना बड़ा एक एक्टर उस दुनिया में, इतनी उसकी वो है कि पकड़ है कि सारी दुनिया उससे जानती है। उसके फैन, उसके लोग थे जो उसको चाहते थे, चाहने वाले सारी दुनिया में। ये नहीं है कि हिंदुस्तान में ही है, सारी दुनिया में है दिलीप कुमार के चाहने वाले, यूसुफ भाई के। उनका एक वो उस तरह का इंसान था। और बिल्कुल अगर किसी के पास भी बैठ जाए तो ज़मीन पे भी बैठ के बात कर सकता था और कुर्सी पे भी, सोफे पे भी बैठ के बात, अंग्रेजी में भी करते, उर्दू में भी करते थे, हिंदी में। मतलब उनका तरीका ऐसा अच्छा था कि किसी को ऐसा नहीं लगता था कि हम छोटे हैं इनसे। उन्हें बड़ा बना के बात करता था, वो अपने बराबर का समझ के बात करते थे। वो बहुत अच्छा था उनका तरीका, बहुत ही अच्छा। बेगम साहिब हारमोनियम तो भी होगा नूर महल में जो बजाया करते थे? हाँ, मियाँ ने रखा था अपने पास, तो कहते थे मेरा कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो यूसुफ भाई आते थे तो वो मियाँ निकलवा देते थे, लाओ वो लाओ। बड़ी अच्छा उनकी गज़लें गाते थे वो, वैसे गाने नहीं, गज़ल सुनाते थे। बहुत आवाज़ अच्छी थी आवाज़, लेकिन गज़ल की आवाज़ थी। अब उसमें भी तो अलग होती है ना, जिससे और गानों में अलग आवाज़ होती है। दुनिया भर में अभिनेता दिलीप कुमार के अनगिनत फ़ैन हैं। एक फ़ैन ऐसे हैं जो आकाशवाणी से रिटायर्ड हैं, कार्यक्रम अधिशासी थे, राजेश गौड़ जी। हम उनसे सुनवाते हैं कि वो किस तरह से दिलीप कुमार के फ़ैन हुए और उनके अलावा वो किसी और को अभिनेता मानने तक को तैयार नहीं हैं। अभिनेता की जो क्वालिटी दिलीप कुमार में उन्होंने देखी वो उनमें किसी और में नज़र नहीं आई। आइए आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं कि दिलीप कुमार को लेकर उनके पास किस तरह के किस्से आज भी मौजूद हैं।
जैसे हम अगर बात करें आपके उनका फ़ैन बनने की, जी, तो अभिनेता और भी हैं तमाम, जैसे राज कपूर से लेकर और अब वर्तमान तक, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि जो दिलीप कुमार साहब आपको इतने पसंद आए? हम देहरादून में थे जी और मैं 6th क्लास का स्टूडेंट था तब। तो उस वक्त वहाँ एक टॉकीज है, उसमें फिल्म लगी नया दौर। तो हम नया दौर का मतलब बहुत समय के बाद में हमें मालूम पड़ा कि नया दौर का मतलब क्या है, कि नया ज़माना या नई आगे की बातचीतें। हम समझते थे नया दौर नहीं है, ये नया दौरा है, ऐसा मुझे लगता था। ये गलत लिख दिया है, ये नया दौर नहीं, ये नया दौरा है। खैर, वो फिल्म हम देखने गए, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। और उसमें वो जो फिल्म को जब देखा तो उसमें दिलीप साहब एक तांगा चलाने वाले का रोल कर रहे थे और उनके अभिन्न मित्र थे अजीत, उसमें जो जंगलों में लकड़ी काटने का काम करते थे। और वैजंती बाला उनके दूर की का नाम में उसमें आती थी, उनकी एंट्री जब होती है तो कहीं दूर से वो आई हुई थी। ये कुल मिलाकर के ये सब लोग थे। तो उसमें उनका जो अभिनय था वो ऐसा लगा कि जैसे कि ये इनका खानदानी पेशा है, ये उनका नाम है घोड़ा तांगा चलाना, ऐसा लगा मुझे देख करके। अच्छा, उस सीन देखकर घोड़े तांगा। जी जी, मुझे तब इतना नहीं मालूम था कि इसके पीछे इनकी कितनी मशक्क़त है। इसमें इनको प्राण फूंकने के लिए, इसमें जान डालने के लिए सीन में उन्होंने क्या कुछ किया है। बाद में पढ़ा उनके बारे में तो मालूम पड़ा कि उन्होंने बाकायदे ये घोड़ा तांगा चलाना सीखा उन्होंने। बी.आर. चोपड़ा फिल्म को बना रहे थे, डायरेक्टर थे। और बी.आर. चोपड़ा की ख़ास बात ये थी कि वो अभिनय की गहराई में जो किरदार होते थे उनको ले जाते थे। वो बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते थे जब तक पूरी तरीके से होते। और इसके अलावा दिलीप साहब में सबसे ख़ास बात ये थी कि वो खुद भी नहीं हो तो बोलते अभी रीटेक करो, अभी इसमें ये सही नहीं हुआ, अभी ये सही नहीं हुआ है। मुझे याद आता है कि जब उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा आई, उसमें शायद कोई सीन आता है जिसमें उनकी हाँफने की आवाज़ आनी चाहिए, जैसे हाँफ रहे हैं कोई। तो वो सीन की तैयारी हो रही थी तो बोला कि भाई देखिए ये सीन हाँफने का है। हिमांशु राय उस फिल्म को बना रहे थे। देखा थे दिलीप साहब गायब है, उन्होंने कहा भाई कहाँ चले गए पता नहीं। तो बाद मैदान में चक्कर काट के आए और हाँफ रहे थे। बोले अब सीन शुरू कर दो। आप 2 चक्कर काट के दौड़ करके आए। तो अब नेचुरली जब आप दौड़ के आएंगे सांस फूली हुई होगी। ये था उस समय की सोच किसी भी मतलब अभिनेता की। ऐसे बहुत सारे वाक़ये आए जब दिलीप साहब ने ये सिद्ध किया कि मुझे किसी जैसे आप कहते हैं ना कारण में कि आजकल दूसरा लोग काम कर लेते हैं, भाई कूदने वाला कोई और हो गया, हीरो को दिखा दिया। ऐसा वो नहीं करते थे। वो अपने अभिनय को स्वयं ही करने का प्रयास करते थे, जो भी उनसे बन पड़ता था। स्टंट भी खुद करते। हाँ, स्टंट जो आज का चलता है कि स्टंट वाले दूसरे लोग, एक जमात तैयार हो गई है पूरी जो स्टंट करती है, उनकी रोटी रोजी चलती है। हम ये बात को नहीं कह रहे, लेकिन वो अपना रोल खुद ही करते थे। मैं आपको बताऊं, दिल दिया दर्द दिया का एक सीन बता रहा हूँ मैं आपको इस एग्जाम्पल के तौर पे कि प्राण को जो उसमें विलन बने हुए थे उनको घोड़े पे बैठना है। तो उसके लिए कहते थे जो ये दिलीप कुमार थे वो उनके यहाँ पर नौकर थे, बोले झुको। तो दिलीप साहब झुके हुए, उनके ऊपर वो पैर रख करके, उनके कमर पे पैर रख करके और तब घोड़े पे वो चढ़ रहे हैं। उसके बाद जो उनके चेहरे पर जो वेदना आती थी वो कोई कर सकता है साहब। ऐसा मतलब इस प्रकार की एक्टिंग कोई कर सकता, हर कोई नहीं करता। लगता है ये बनावटी हो रहा है ना, बिल्कुल बनावटी था। क्यों कि भाई तुम सचमुच मेरे ऊपर पैर रख कर चढ़ो, कोई स्टंट नहीं करना है मुझे, ताकि मेरा जो अभिनय है वो यथार्थ में बदल सके, एक नेचुरल लगे मुझे। इस तरीके की उनकी सोच थी। नया नाम था ये, अगर ट्रेजी किंग हम देखें हाँ, तो फिल्मी दुनिया के लिए और अब तक ये एक अलग नाम है। मुझे लगता है कि ये खिताब या ये उपनाम किसी और अभिनेता के लिए नहीं दिया गया। हाँ। तो ये जो अगर हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें ट्रेजी किंग का मतलब, तो आप किस तरह से समझा सकते हैं इसे? देखिए वसीम साहब, जहाँ तक मेरी समझ में आता है ट्रेजी किंग के बारे में, उस ज़माने में जो फिल्में बनी उसमें अधिकांशतः जो उसका एंड हुआ वो दुखांत हुआ, खुशी वाला दुख वो नहीं था। अब चाहे वो फिल्म उड़न खटोला हो। दुखांत का मतलब ये कि जो हीरो होता है उसकी डेथ हो जाती है। परिस्थितियाँ इस प्रकार की बनती है कि डेथ हो जाती है। उड़न खटोला हो
फिर चाहे वो फिल्म गंगा जमुना हो, और भी कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें कि दिलीप कुमार की डेथ हो जाती है, या जोगन हो जी। ऐसी और भी कई फिल्में जिस वक्त जो मुझे याद आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। उस दौर में ये फिल्में दी और बड़े बड़े डायरेक्टर ने इनकी सबकी डायरेक्शन दी। अभी खुद अमिताभ बच्चन ने कहा कि अगर फिल्म का इतिहास लिखा जाएगा तो दिलीप कुमार के बगैर अधूरा है। वो शुरुआत वहीं से होगी, उनसे शुरुआत होगी अगर कभी कोई इतिहास लिखा गया फिल्म संस्थान को लेकर के या फिल्मों को लेकर के। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम उन्हें महानायक कहते हैं, छाए हुए हैं इस वक्त। उनका ऐसा कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो दिलीप कुमार के लिए वास्तव में एक सच्ची श्रद्धांजलि है, सच्चे खिराद हकीकत है जो उन्होंने कहा है। वसीम साहब, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई ऐड नहीं किया, ऐड फिल्म नहीं की। उसके पीछे क्या वजह थी? बस वो उन्होंने कहा ये कोई हमारे अभिनय में थोड़ी आता है, और दूसरे लोग हैं जो इस काम को करते हैं, मैं ये काम नहीं करूँगा। अब तो सारे बड़े एक्टर ऐड करते हैं। अब वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब महानायक तक ऐड कर। मैं देखिए आप, मैं ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन क्या हमको और आपको नहीं लगता कि जो इतने अभिनय का इतना बड़ा सम्राट रहा, अभिनय का सम्राट रहा हो, क्या वो ऐड फिल्म नहीं कर सकता था? क्या वो ऐड फिल्मों में असफल होता? वो एक सिंगल ऐड नहीं है उनका, नहीं किया। आप देख लीजिए, उठा कर देख लीजिए, कितनी पत्रिकाओं में देख लीजिए, कहीं पूछ लीजिए, कोई ऐड दिलीप साहब ने अपने जीवन में नहीं किया। बस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो अपनी आंखों से, अपने चेहरे से डायलॉग नहीं बोलते थे, लोगों को मालूम पड़ जाता था वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक बड़ा प्रेस्टिजियस पुरस्कार है दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के को फिल्मी दुनिया का भीष्म पितामह कहा जाता है। उन्होंने उसकी स्थापना की, बड़ी मुश्किलों में उन्होंने खड़ा किया, उस ज़माने में दौर में बड़ी मुश्किलें सही। तो किसी ने पूछा एक दिन पत्रकार ने कि दिलीप साहब, आपको अभी तक ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ, बाकी कुछ और अभिनेता है उनको मिल गया है। कहने लगे भाई आप ही लोगों ने ट्रेजिडी किंग नाम रखा है हमारा, हम तो हाशिए पर हैं, तो ट्रेजिडी किंग के साथ तो ये ट्रेजिडी होनी ही थी। ये उन्होंने, हाँ वो बात दूसरी है। उसके बाद में उनको ये पुरस्कार मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। इंग्लैंड में एक एल्बर्ट हॉल है, वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ लता मंगेशकर का, जिसे कॉन्सर्ट बोलते हैं, संगीत सभा। अंग्रेज़ों के टाइम की बात है, मतलब अंग्रेज लोग ही उसमें उस हॉल में प्रवेश कर पाते थे, तगड़ा टिकट था। उस प्रोग्राम की खास बात यह थी कि उसका संचालन दिलीप साहब कर रहे थे, उस प्रोग्राम का। और कारण क्या था? कारण ये था कि अभी भी जब दिलीप साहब का इंतकाल हुआ है और लता जी ने जो कहा है कि ये अच्छा नहीं क्या भाईजान, आप अपनी छोटी बहन को छोड़ के चले गए। मुझे अभी भी याद है, वो छोटी बहन का रिश्ता आखिर तक निभाते रहे वो, और यही कह के संबोधित किया, ये जो लता है मेरी छोटी बहन है। तो वो उनके साथ में ये रिश्ता था, एक छोटी बहन को नाते वो मानते थे उनको। और यही सारी बातें हैं कि जो व्यक्ति को महान बनाती हैं, जो व्यक्ति को ऊंचा बनाती हैं। नाम वाली बात की है, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। हिमांशु राय और देविका रानी ने जब दिलीप साहब को पसंद किया तो वो यूसुफ सरवर खान थे। अब ये हुआ कि भाई ये जो नाम है, वो एक ज़माना था जब नाम लोग बदल देते थे, अब तो लोग उसी नाम से आ जाते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो उन्होंने, उनके 2-3 नाम आए तो उन्होंने ये नाम पसंद किया, दिलीप कुमार। ये वो दौर था जब कुमार लिखना एक फैशन में माना जाता था। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब लोगों ने कुमार अपने नाम के आगे से हटा दिया, कुमार हटा दिया। कुछ लोगों ने क्या किया, कुमार को नाम से पहले कर लिया, जैसे कुमार गौरव, राजेंद्र कुमार के लड़के कुमार गौरव, ऐसा कर लिया। लेकिन उस दौर में लोग कुमार रखते थे नाम, क्योंकि दिलीप कुमार भी कुमार लगाते थे अपने नाम के साथ में। ये नाम उनको देविका रानी और हिमांशु राय ने दिया।